स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, गाना, जियो सावन, विंग, यार इन सब में से आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी है? नीचे कमेंट बताओ। लेकिन म्यूजिक स्ट्रीमिंग के अंदर जंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप है ना, वो सरप्राइजिंगली स्पॉटिफाई है। मतलब मैं अगर इंडिया की बात करूँ, स्पॉटिफाई ऑलरेडी नंबर 1 पे आता है विद 26% मार्केट शेयर, और इसके साथ ही ग्लोबली भी स्पॉटिफाई नंबर 1 पर है। लेकिन पता है, स्पॉटिफाई एक ऐसी कंपनी थी जिसने एग्जैक्टली में म्यूजिक स्ट्रीमिंग की शुरुआत करी थी। मतलब 2008 में स्पॉटिफाई शुरू हुई, और उससे पहले कहानी क्या थी? लोग यार सीडी डीवीडी खरीद के म्यूजिक को एंजॉय किया करते थे, या फिर अगर किसी को अगर डिजिटल म्यूजिक खरीदना होता था तो वो iTunes के थ्रू खरीदता था। हर एक गाने का आपको पैसा देना पड़ता था। लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विस ऐसी थी कि आपको हर महीने पैसा दो और जितनी बड़ी लाइब्रेरी, जितने भी गाने हैं ना, मस्त यहाँ पे सुनो। लेकिन पता है, स्पॉटिफाई की सक्सेस का रीजन यहाँ पर ये नहीं है। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने किंग का एक गाना सुना, मान मेरी जान? वेल, किंग से जब पूछा गया था ना कि गाने की सक्सेस का रीजन यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने पता इसका आंसर स्पॉटिफाई को दिया। क्योंकि बेसिकली स्पॉटिफाई पे जब ये गाने डाले गए थे ना, तो वहां पर ये गाना काफी ज्यादा हिट हुआ। मतलब सरप्राइजिंगली ये इंडिया में नंबर 1 सॉन्ग बना था, और ये पहला ऐसा गाना बना था जो किसी नॉन इंडियन फिल्म का म्यूजिक है। और इससे पहले इनका जो एक और गाना था, तू आके देख ले, वो गाना भी यहाँ पे स्पॉटिफाई के थ्रू हिट हुआ। और उन्होंने खुद बोला कि बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी डाला था, लेकिन स्पॉटिफाई एक ऐसी चीज थी जहां से ये चीज पॉपुलर हो गई। स्पॉटिफाई दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विस से सिर्फ इसलिए आगे निकला क्योंकि वो क्रिएटर सेंट्रिक है। वो कई बार क्रिएटर्स को आगे रखता है, और इसके अंदर उसका साथ देती है एल्गोरिदम, यानी कि जो म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम है। और यही इसका मेन हथियार है। जो कंटेंट रिकमेंडेशन की टेक्नोलॉजी रहती है ना, ये इतनी बड़ी हिट है इंटरनेट के मार्केट में कि जिस कंपनी ने इसे परफेक्टली इंप्लीमेंट किया वो आगे निकली। एक एग्जांपल दो, नेटफ्लिक्स अपने रिकमेंडेशन इंजन के कारण आगे निकला। यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन भी इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको आपकी रिलेटेबल वीडियोस को दिखाता रहे। ऐसे ही इंस्टाग्राम में जो सर्च के अंदर आप पूरी फीड देख लेते हो ना, वो भी इसी तरीके से डिजाइन की गई है आपके पर्सनल टेस्ट के हिसाब से। और यही एक चीज टिकटॉक के अंदर भी यूज की गई थी, और यही रिकमेंडेशन एल्गोरिदम स्पॉटिफाई ने क्रैक कर रखी है, और इसीलिए वो काफी ज्यादा आगे निकला हुआ है। इसके साथ ही स्पॉटिफाई 2 जगह और काम करता है, ऑडियो बुक्स के अंदर भी और पॉडकास्ट के अंदर भी। और जो स्पॉटिफाई ओरिजिनल्स होते हैं, वो कुछ चीजें उसने अंदर अपने ऐसे डेवलप करी है ताकि अपने आप को दूसरों से अलग दिखा सके। ये है स्पॉटिफाई की कहानी। और इवन 2021 में उसने रॉयल्टी के रूप में कंपनीज को $7 बिलियन दिए। लेकिन बात कर तो स्पॉटिफाई में सब सही नहीं है। स्पॉटिफाई की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ। आज के समय में जी म्यूजिक के साथ कुछ इश्यूज है, और जिस कारण से जो जी म्यूजिक के जो कंटेंट होता है वो आपको स्पॉटिफाई पे देखने को नहीं मिलता, जिसका फायदा दूसरी कंपनीज उठा रही है। और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे स्पॉटिफाई को पड़े, और स्पॉटिफाई जैसी चीज अगर कोई दूसरी कंपनी कॉपी कर लेती है तो वो आगे निकल सकती है। और क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो स्पॉटिफाई का मैं समझ सकता हूँ वो है यूट्यूब म्यूजिक। देखो यार, इंडिया में कोई भी गाना रिलीज हो, वो रिलीज कहाँ होता है? वो होता है यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे गानों के टीजर, गाने, ट्रेलर, फिल्मों के टीजर, ये सब देखे जाते हैं। और YouTube म्यूजिक इसी चीज को आगे ले गया। उसके पास सभी कंपनीज के कॉन्टैक्ट है, सभी कंपनीज को YouTube पे गाना डालना, YouTube म्यूजिक से उसने इस चीज को पॉपुलराइज किया। और YouTube म्यूजिक के पास भी एल्गोरिदम है। मतलब कि अगर ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हो, तो यार YouTube को पता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो गाने यहाँ पे शोकेस कर सकता है। और ये एक मेजर हथियार हो सकता है फ्यूचर में स्पॉटिफाई के डिस्ट्रक्शन का। और इसीलिए इंडिया में YouTube अपने रिकमेंडेशन इंजन के कारण बहुत तेजी से यहाँ पर आगे निकल रहा है। स्पॉटिफाई से डर के एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक और अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करी थी। गैस कर सकते हो इतनी बड़ी कंपनी कौन थी? वो थी एप्पल। एप्पल जो थी वो iTunes के कारण मार्केट में लीडर थी, क्योंकि iTunes पे आप गाने खरीद सकते थे। और स्पॉटिफाई तो उन्हें लगा कि अगर हम म्यूजिक स्ट्रीमिंग के अंदर नहीं उतरेंगे तो स्पॉटिफाई मार्केट ले जाएगा, इसलिए पूरी की पूरी एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन सर्विस बनाया। और यहाँ पर एप्पल बीइंग एप्पल, उसने अपने इकोसिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया। इसलिए एप्पल डिवाइसेस के जो यूजर होते हैं, जो एप्पल म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन एप्पल का मेन हथियार पता है उसकी टेक्नोलॉजी है। आज के समय में सबसे एडवांस्ड फीचर एप्पल म्यूजिक देता है। एप्पल म्यूजिक में आपको 3D हेड ट्रैकिंग, स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, लॉसलेस ऑडियो, हाई रेज ऑडियो, ये सब चीजें देखने को मिलती है जो दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। और ये कुछ एडवांस फीचर से एप्पल म्यूजिक निकला हुआ है। इवन प्राइसिंग भी कंपेटिटिव रखा है एप्पल ने। लेकिन बात कर तो एप्पल इकलौता बड़ा प्लेयर नहीं है इस रेस में। यहाँ पर आपकी अमेज़न भी है। अमेज़न की प्राइम म्यूजिक सर्विस आती है जिसके अंदर ढेर सारे गाने आते हैं,
और जो लोग प्राइम मेंबरशिप को लेते हैं वो लोगों के लिए म्यूजिक एक एड ऑन है, वो लोग उसका यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन Amazon ने खुद बोला है कि प्राइम के अंदर उनका मेन एम पता है क्या है, लोगों को अपनी वेबसाइट पे लगाना, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना। इसलिए प्राइम वीडियो वो लॉस में चला सकता है। Amazon म्यूजिक को भी उसने कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, बस लोग उसकी सर्विस पे जुड़े रहे, उसको पैसा देते रहे, और कभी भी अगर शॉपिंग करने का मन करे तो Amazon ही चूज करे एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट या दूसरी वेबसाइट। ये बेसिक खेल है। लेकिन सर इसी कारण से मार्केट में Amazon प्राइम म्यूजिक यहाँ पे टिका हुआ है। इसके साथ ही बात करें सावन की, तो सरप्राइजिंगली आपको पता नहीं होगा कि जो सावन है वो एग्जैक्टली में स्पॉटिफाई से पुरानी कंपनी है। 2007 में सावन शुरू हुई थी, लेकिन वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग में शुरू में नहीं थे, वो पहले B2B में थे। इसके बाद जब म्यूजिक स्ट्रीमिंग में आए और 2018 में इसका जियो के साथ जब मर्जर हो गया और जियो सावन निकला, अब तो जियो तो यार हर जगह आने वाला है। मतलब जियो सिनेमा आ गया, जियो सावन आ गया, अब पता नहीं जियो यहाँ पे क्या क्या करेगा, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा कंपेटिटर यहाँ पे बन के बैठा हो। लिटरली लोग इसके लिए पैसे पे भी करते हैं यहाँ पे। इसके कंपैरिजन में एयरटेल भी अपना विंक लेकर आ गया था। अब एयरटेल अपने कुछ रिचार्जेस, कुछ प्लान के साथ विंक का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दे देता है, जिस कारण से विंक भी मार्केट के अंदर यहाँ पे टिका हुआ है, क्योंकि एयरटेल की यूजर बेस को उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही दोनों कंपनीज जो है ना, कॉलर ट्यून होती है ना, उसके लिए भी इस चीज का यहाँ पे यूज करती है। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पर एक और इंडियन कंपनी जो मार्केट में टिकी हुई है, वो है गाना। गाना जो है वो टाइम्स इंटरनेट का है। इसकी खास बात है कि ये HD क्वालिटी के अंदर म्यूजिक की स्ट्रीमिंग करते हैं। इसका यूजर बेस भी काफी बड़ा है। ये लोग अपने ओरिजिनल गानों पर भी काम करते हैं, जिस कारण से गाना के लिए एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स को यहाँ पे बनाया जाता है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, जितनी भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ आती है। देखो डिफरेंसेस स्पॉटिफाई लेकर आया था अपने ओरिजिनल्स और ऑडियो बुक्स के कारण। इसके बाद यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी रिकमेंडेशन सिस्टम वहां से चल रहा है, और एप्पल म्यूजिक अपने एप्पल डिवाइसेस वाली चीजों के कारण चल रहा है, Amazon अपने प्राइम म्यूजिक के कारण। हर एक की अपनी कहानी है। कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा सिमिलर है। लोगों को बेसिकली सिर्फ गाने सुनने, और कई बार इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर सुन रहे हैं। आज भी इंडिया में जो मेजॉरिटी लोग हैं जो गाने सुनना प्रेफर करते हैं ना, वो YouTube के थ्रू करते हैं। मैं YouTube म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, मैं ऐप और वेबसाइट की बात करूं कि वहां पे जाके वीडियो के अंदर उस चीज को देखना। आज भी इंडिया में देखा तो YouTube के थ्रू जो म्यूजिक कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा है। बाय द वे, आप लोगों की प्रेफरेंस यहाँ पर क्या होगी, नीचे बात कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।